अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे कंट्री की जिसकी ह्यूमन राइट्स की लोग जो है वो बड़ी बड़ी मिसालें दिया करते थे, बड़ी पासदारी रखता था ये ह्यूमन राइट्स की। इसने भी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम शुरू की हुई है। बहुत बड़ी तादाद में इसने लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको। The rules really need to be respected and enforced for the asylum and immigration system to work. That's why since the election we have been increasing returns, so 19,000 people who have no right to be in the UK have now been returned, and also increasing the illegal working raids and going after the employers who are exploiting migrant workers. This is about making sure that there's proper fairness, proper enforcement in the system and proper respect for the rules as well. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प के आने के बाद से ये जितने भी छोटे बड़े कंट्री हैं ये अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं सख्त करने जा रहे हैं। जब से ये मास डिपोर्टेशन का सिलसिला ट्रम्प ने चलाया है तो ये तमाम कंट्री की जो नज़र है वो सिर्फ इमिग्रेंट्स पे आगे फंस गई है। चाहे वो असाइलम सीकर्स हों, चाहे वो लोग हों जिनके वीज़े एक्सटेंड हो गए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी हैं वीज़े एक्सटेंड करने के लिए। बस ये चाहते हैं हम हमारे कंट्री से जो हमारे कंट्री में बोझ हैं उनको निकाला जाए। जो है वो मास डिपोर्टेशन उसने भी ऐलान कर दी है और बड़ी तादाद में इसने कहा है कि ये भी डिपोर्टेशन लोगों की शुरू कर रहा है जो लोग इल्लीगल लोग हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ मेरे दोस्तों, ये जितने हमारे इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लड़के जो हैं वो 1-1 करोड़ 80-80 लाख रुपए दे देकर यहाँ पे आ रहे हैं यूके में एडमिशन ले लेके, और वो ये बात सोचते हैं कि ये पढ़ाई करने के साथ साथ हमको जो है वो पासपोर्ट मिल जाएगा यूके का। तो मेरे दोस्तों, अब जो कि पूरी दुनिया के हालात इमिग्रेशन के हवाले से चेंज हो रहे हैं, तो अब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। उसकी वजह मेरे दोस्त ये है कि इन लोगों ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी चेंजेस की हैं यूके ने, और अब 15-15 साल तक आपको लग सकते हैं पासपोर्ट हासिल करने में। 19,000 लोगों को इन्होंने डिपोर्ट कर लिया है। मज़ीद डिटेंशन सेंटर में यूके ने बंदे पकड़े हुए हैं और वो उनको डिपोर्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे एशियन काम करते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप्स हो गई, जैसे बूचर शॉप हो गई, जैसे कार वॉश हो गया, जैसे पार्लर हो गया, जैसे बार्बर शॉप हो गई, तो यहाँ से हमारे बंदों को पकड़ पकड़ के जो है वो डिटेंशन सेंटर में इनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इनको इनके कंट्री में डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ मेरे दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले ये जो लेबर हुकूमत है यूके में, इसने एक कानून पास किया कि जितने भी वो तमाम लोग जो लोग डिंकी लगा के आए हुए थे या लॉरियों के ज़रिए आए थे या वो किश्ती के समंदर के रास्ते आए थे, इन तमाम लोगों ने, चाहे इनको 10 साल हो गए हों या 20 साल हो गए हों, इनके जो नेशनलिटी है जिसने अप्लाई की हुई हैं या जो अप्लाई करने जा रहे हैं, उन सब की नेशनलिटियाँ जो है वो मनसूख कर दी जाएंगी, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएंगी, और उन लोगों को अब यूके में पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। चाहे वो 10 साल से रह रहे हों या 20 साल से रह रहे हों, उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो लोग इल्लीगल रास्ते से बरतानिया आए। इसमें मेरे दोस्तों एक चीज़ मैं ऐड करूँ कि जिन लोगों के इंडेफिनेट वीज़े लगे हुए थे, इंडेफिनेट यूके में ये होता है कि जब इंडेफिनेट आपको लग जाता है उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं उस एक मुद्दत के बाद। तो इन्होंने इंडेफिनेट वालों को भी इन्होंने उनकी नेशनलिटियाँ जो हैं वो रिजेक्ट कर दी थी। इसमें बहुत बड़ी तादाद हमारे रेफ्यूजीज़ की थी, जिनके रेफ्यूजीज़ पास हुए थे, उन लोगों के पास इंडेफिनेट वीज़े भी मौजूद थे, मगर यूके की हुकूमत ने 2 मिनट के अंदर ये सारे जो ख्वाब थे लोगों के पासपोर्ट तक पहुँचने के, सब चकनाचूर कर दिए। मेरे दोस्तों, इस केस में एक पेशरफ्त ये आई है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक 21 साल का अफगानी लड़का जो कि 14 साल का जब था वो बरतानिया डिंकी लगा कर आया था, तो उसका ओरिजिनल, क्योंकि वो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, उस ज़माने में अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी, तो उसने भी एक एप्लीकेशन दी हुई थी नेशनलिटी के लिए, जो उसकी भी रद्द की गई। तो उसने हाई कोर्ट से वहाँ पे रुजू किया, तो हाई कोर्ट ने बड़ा भरमी का इज़हार किया और ये ऑर्डर फ़िलहाल रुकवा दिया। ये ऑर्डर तो मेरे दोस्तों रुक गया है उस अफगानी की बहादुरी पे जो उसने पटिशन दायर की है, मगर आप ये मत समझें कि यूके जो है वो मज़ीद नरमी दिखाएगा इमिग्रेंट्स के लिए। वो जितने लोग जो अब पासपोर्ट का ख्वाब देख रहे हैं या जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन सब लोगों को ये पासपोर्ट हासिल करना, नेशनलिटी हासिल करना यूके की अब आसान बात नहीं होगी। एक चीज़ पे और इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में ख़ासतौर पर स्वीडन से और यूके से कॉलें आ रही हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपको याद होगा जब ये अफगानिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ था तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो कि कोयटा और पेशावर से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने किसी न किसी तरीके से जलालाबाद अफगानिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट बना के और ये असाइलम पे पेश करके अपने असाइलम अप्रूव करवाए थे, और एक मुद्दत बाद इन सब लोगों ने पासपोर्ट भी यूके के, स्वीडन के, यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रियों के, जर्मनी के, इन्होंने हासिल किए थे। अभी मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में स्वीडन से लोगों की कॉल आ रही है। उसमें से मैं एक भाई को ऐसा भी जानता हूँ जिसका स्वीडन में काफ़ी अरसे, तकरीबन 20 साल वो स्वीडन में रहा और स्वीडन ने उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। उसकी वजह क्या है बताइए उन्होंने? वो ये बताई कि ये बंदा कोयटा का रिहायशी था और इसके जानने वाले कोई जलालाबाद में मौजूद थे। वहाँ आपको पता है हमारे कंट्री में आराम से पेपर बन जाते हैं, तो इसने अपनी नेशनलिटी जलालाबाद की शो करके और स्वीडन का पासपोर्ट हासिल किया था। इन्होंने वेरिफिकेशन में उसको डाला और उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। काफ़ी तौर पे अब मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और काफ़ी इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं कि जिन्होंने, कोई कोयटा का था, कोई पेशावर का था,
और इन लोगों ने जब यहाँ जंग छिड़ी हुई थी अफ़गानिस्तान में, तो अपने आप को अफ़गानी बता के इन्होंने यूरोपियन पासपोर्ट हासिल किए थे। इन तमाम लोगों के लिए जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और इसमें से कई लोग, तो मैं भी ऐसे जानता हूँ मेरे दोस्तों, जिनके मेरे पास फ़ोन आया है, वो ये कह रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई, अब जो हमारे पास स्वीडन के और या यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रियों के पासपोर्ट इस सिचुएशन में मौजूद हैं, वो हम यहाँ पे पुर्तगाल में आके उसको चेंज कराना चाहते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि जो पासपोर्ट उन्होंने 2 नंबर तरीके से लिया है, पाकिस्तानी थे वो, और उन्होंने अफ़गानिस्तान का बताकर साबित करके अपने आप को वो जो 2 नंबर पासपोर्ट लिया है, अब चूंकि उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो वो ये चाहते हैं कि वो यूरोप में अपनी नेशनलिटी चेंज करा लें, ताकि किसी तरह पता न लग सके और वो बच सकें। तो मेरे दोस्तों, हमारे लोग माशाल्लाह, जहाँ पे लोगों की अकल ख़त्म होती है, वहाँ से हमारे लोगों की अकल शुरू होती है 2 नंबर का। अच्छा मेरे दोस्तों, अब मैं चलूँगा एक गुड न्यूज़ की तरफ। वो ये है कि यूके ने, आपको पता है कि ब्रेक्सिट के बाद से इसको बहुत बड़े लॉस का भी सामना था। यहाँ पे लेबर भी शॉर्ट थी, यहाँ की मईशत जो थी वो भी ख़राब थी। तो अब इसने एक बहुत ज़बरदस्त प्लान का आगाज़ किया है, जो है यूके यूथ मोबिलिटी प्लान। तो मेरे दोस्तों, ये क्या है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। यूके मेरे दोस्तों कहता है कि मैं हर साल 70,000 लोगों को ये वीज़े जारी करूँगा, जो कि यूके में रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग जो इस प्लान के तहत यूके आएंगे, उनको 3 साल तक यूके कोई मराद नहीं देगा, कोई उनको फैसिलिटेट नहीं करेगा, किसी किस्म का कोई उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वो ये वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और टैक्स दे सकता हूँ। ये वो लोग इसमें एलिजिबल होंगे जिन लोगों के पास यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड होगा। यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड 2 तरीके से इन्होंने उसके बारे में वजाहत की है। पहला वो जो लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड होगा, और दूसरा वो जैसे यहाँ का कारतादा से ज़्यादा हुआ है। ये वो लोग होंगे जो यूके में जाके अगर काम और रहना चाहें, काम करना चाहें, तो इनको अलाउ किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका आगाज़ होने कब जा रहा है। मेरे दोस्तों, मई के महीने में 2025 में ब्रसेल्स में ये मीटिंग होने जा रही है, और यूके प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने पूरे यूरोपियन कंट्रियों ने दावत दी है, और इनको वीआईपी गेस्ट बना के इनसे कुछ मुज़ाकरात भी करने। तो फिर ये मज़ीद चीज़ों के ऊपर से ये पर्दा उठाएंगे कि कौन कौन और मज़ीद लोग जो हैं वो इसके एलिजिबल होंगे इससे फ़ायदा उठाने के लिए। तो बस मेरे दोस्तों, ये 2-4 चीज़ें आपको बताने आया था। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, कोशिश करें किसी भी कंट्री में अपना लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए जहाँ तक जा सकते हैं जाएँ। कोई भी गैर कानूनी इल्लीगल स्टेटस पे आप ना रहें, क्योंकि अब जो है वो मज़ीद सख्ती की जा रही है। और मैं आप ख़ास तौर पे वो जर्मन में जो लोग रह रहे हैं ना, मैं उनको वार्न कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी तेज़ी से, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहती है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे वो जो असाइलम सीकर पूरी दुनिया से मौजूद थे, उनकी एप्लीकेशंस जो हैं असाइलम की, वो रिजेक्ट करने जा रहे हैं। और कई लोगों की है, मुझे लोगों ने कॉल की है, और उनको 10-10 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप ये कंट्री छोड़ दो। तो जहाँ भी जा रहे हैं और जो नए आ रहे हैं, वो ये आके सोच रहे हैं कि जर्मन में बैठ के हम असाइलम लेके अपने मामलात सीधे कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, अब जो है वो, अब ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। और अगर जैसे वो लोग जो वाकई, मिसाल के तौर पे जैसे एंकर्स हैं, वाकई पूरी दुनिया जानती है, गूगल पे आप उनका नाम सर्च करेंगे तो वो आ जाते हैं, वो जो ओरिजिनल केसेस हैं, उनके लिए यकीनन नरमी बरती जाएगी। बजाय इसके, मैंने यहाँ पुर्तगाल में ये देखा कि लोगों ने असाइलम इस तरीके से लिए कि अपनी स्टोरी बताते हैं, कहते हैं यार मैं खेतों में काम कर रहा था, तो बरा वाले खेत में मैं चला गया, उसने टांग पे गोली मार दी और मैं वहाँ से भाग के यहाँ आ गया, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे असाइलम दिया जाए। कोई FIR नहीं है, कोई ऑनलाइन उनका स्टेटस नहीं है, और उन्होंने एक छोटी सी बात पे असाइलम दायर कर दिया और उनके बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ पे वो बहुत गुस्सा है, मज़ीद सख्ती करने जा रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को बताने का मकसद मेरा ये था कि मेरे दोस्तों, अब किसी भी खुशफहमी में मत रहें, और यूके अगर आ रहे हैं तो यूके ये सोच कर आएँ कि पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ाई ही होगी, पासपोर्ट तक पहुँचना अब मुमकिन नहीं होगा। जहाँ रहें अपना ख्याल रखें, और कोशिश करें अपना लीगल स्टेटस रखें, ताकि किसी किस्म की कोई आपको परेशानी ना हो। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।